हैं, केड़ो हाल छे। ओके, पंजाबी और गुजराती मिक्स कर दी मैंने, राइट। ओके, ये सब तो चलता रहेगा। आप ये मेरे को बताओ कि पेपर नंबर 5 तक आप सेक्शन एफ तक कंप्लीट कर चुके हैं और नहीं। मैं देख रही हूँ आप कितना पढ़ रहे हो, आप मुझे कितना देख रहे हो। ओके, तो लगे रहो और बने रहो। क्यों? हम अब की बार 90 पार, ठीक है, जैसे अब की बार मोदी सरकार, वैसे अब की बार 90 पार। तो आपको अगर 90 मार्क्स चाहिए, 90 प्लस मार्क्स चाहिए, तो मेरे साथ लगे रहो। दूसरी बात, एक और चीज बता दूं बच्चों, जो बच्चे 90 से 100 के बीच में फॉल करते हैं ना, उनको बहुत छोटी छोटी मिस्टेक पे भी ध्यान देना होता है, ठीक है, उनसे, क्योंकि यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके छोटे छोटे काम में भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप जो भी थ्योरी लिख रहे हो, आप जो अकाउंट बना रहे हो, उसमें डेबिट क्रेडिट सब कुछ आपको अप टू डेट, जैसे आप लड़की देखने जाओ या अपने लिए गर्लफ्रेंड पटाने जाओ, तो आप क्या रहते हो, बिल्कुल अप टू डेट होके जाते हो ना। हाँ, तो ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक को भी क्या रखना है, अप टू डेट। पर जैसे उस दिन मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने मेरे बेटे को बोला नीट एंड क्लीन काम करके आना, तो वो एकदम खाली छोड़ के आ गया। वो भी नहीं करना, ठीक है। खाली मैं आपको ये बोल रही हूँ, देखो आपकी बार अगर आप 90 मार्क्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सब चीज अप टू डेट होनी चाहिए एकदम। टीचर को कॉपी चेक करने में जितना कम टाइम लगेगा, आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आपको टीचर को सब कुछ लिख देना है, वर्किंग नोट सब कुछ, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं सेक्शन बी की। अकाउंट्स में जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है सेक्शन बी। तो उसके आंसर मैं आपको दे रही हूँ, उसके वन शॉट भी मैं आपको दे रही हूँ। आप वन शॉट पहले तो सुन लो वीडियो पूरा, तो आप 90% तो आपको वहीं लर्न हो जाएंगे अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे। तो हार्डली एक पेपर सेक्शन बी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, पर वीडियो 10 मिनट का ही बन रहा है। तो आप पेपर 1 देख लेना, 10 मिनट का है। पेपर 2 भी 10 से 15 मिनट में खत्म कर दूंगी, ठीक है। तो बीच में आपको समझाने लग जाती हूँ मैं, क्या भावनाओं में बह जाती हूँ। भावना कौन है वो बाद में बताएंगे। तो भावनाओं में जब बह जाती हूँ, उसके कारण 15 मिनट चला जाता है। अगर डायरेक्टली फटाफट फटाफट लिखवा दूं तो बहुत कम टाइम में बच जाता है। पर आप 15 मिनट में अगर 10 नंबर ला रहे हो तो क्या बुरे, पूरा तो 100 मार्क्स का ही पेपर है, साल भर से तैयारी कर रहे थे, राइट। तो आप वो वीडियो सुन लो, थियोरी लर्न हो जाएगी, और फिर आप एक बार बिना देखे लिखो। और वन शॉट भी है, अगर आपको आंसर मैच करना है तो वन शॉट देख लो, ठीक है। एंड प्लीज ऐसा मत सोचना मेरे 90 नंबर आने चाहिए, दोस्ती यारी गई कोई बात नहीं, मेरे दोस्त के नहीं आने चाहिए। पता है, जब मैं सीए फाइनल का एग्जाम दे रही थी ना, तो पता है क्या करते थे हम लोग कि जैसे मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया, तो दुख इस बात का नहीं होता था मेरा नेगेटिव आया, दुख इस बात का ज्यादा था उसका पॉजिटिव कैसे आ गया। तो आपके साथ तो ऐसा नहीं है ना, आप तो सच्ची दोस्ती निभाते हो ना। तो सच्ची दोस्ती अगर आप निभा रहे हो, तो किसी दो दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना, और आपको तो पूरा देखना ही है। तो आ जाओ मेरे साथ मेरे कॉपीराइट स्टेटमेंट पे, वो है लेट्स गो ऑन आवर स्क्रीन। चलो आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी, पेपर नंबर 2, अकाउंट्स। व्हाट इज अ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट? तो चलो बता दो फटाफट, व्हाट इज अ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ एवरेज प्रॉफिट। तो आप एवरेज प्रॉफिट को जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते थे, तो आपका कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आ जाता था। निकालो, लिखो, निकालो, क्या लिखो, वो तो मैंने प्रैक्टिकल में भी करवाया आपको। अच्छा लिख के दूं, वेरी गुड। कुछ बच्चे तो बोले मैम सब कुछ करके दे दो, एक काम करो एग्जाम की नोटबुक मेरे पास भेज देना, मैं ही लिख के दे दूंगी, मैं ही चल जाती हूँ एग्जाम देने। लिखो, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, लिखो मेरे साथ साथ, लिखो फटाफट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ capitalized value of average profit। एवरेज प्रॉफिट को जब आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते थे, तो आ जाता था कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो आपको लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड
रेट ऑफ रिटर्न ऐसे लिख दूं मैं, आप मत लिखना ऐसे, मुझे कभी कभी ऐसे लिखते हुए भी डर लगता है, कुछ जो होंगे ना मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती उनके लिए कि वो ऐसे ROR ही लिख के आ जाएंगे, तो पूरा लिखना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मेरे समझदार बच्चे हो ना तुम, तो बिल्कुल व्हाट्सएप लैंग्वेज कॉपी मत करना, ठीक है। चलो, what is रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बताओ रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, आपके रेशो चेंज हो रहा है, आपके एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुआ है बहुत ज्यादा, तो आप क्या करते हो, पार्टनरशिप डीड का पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हो। तो वही रीजन आपको यहां लिखना है, लिखो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, लिखो रिकंस्ट्रक्शन of partnership firm means क्या, चेंज जो होते हैं, चेंज मेड इन पार्टनरशिप, चेंजेस मेड इन पार्टनरशिप ड्यू टू, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, ड्यू टू, अब सारे रीजन यहाँ नहीं लिखेंगे, मेड इन, अरे पार्टनरशिप लिखो ना, पार्टनरशिप, चेंजेस मेड इन पार्टनरशिप ड्यू टू मेनी रीजंस। अब आप चाहो तो कुछ रीजंस के एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी बोला आपको एग्जाम्पल कि अगर 90 से अब की बार 90 पार, उसकी तैयारी कर रहे हो तो पूरा लिखना। एग्जाम्पल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं रीजन, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो गई, एसेट्स की, एसेट्स, ठीक है। चलो 23, बस सारे नहीं लिखने एक्सेट्रा, क्योंकि इसलिए ऊपर मैंने रीजन लिखे थे। चलो 23 देखो फटाफट, why it is compulsory to give a public notice about its own retirement by an active partner। अच्छा मैम, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, क्यों? अरे भाई, अगर आप एक्टिव पार्टनर हो तो आप पार्टनरशिप फॉर्म में रिस्पॉन्सिबल हो, आपके प्रति कुछ लाइबिलिटीज है एक्सटर्नल पार्टीज की, बाहर वाले लोगों की, बिजनेस के बाद आपने लोन ले रखा है 10 लाख का। अच्छा, आप बोल रहे हो कि चलो मैं तो आज पार्टनर, दोनों पार्टनर को, 3 पार्टनर हो ABC, पार्टनरशिप फॉर्म ने लोन लिया बैंक से 1 लाख का। अब बैंक को तो पता है भाई तीनों मिलके चुकाएंगे, क्योंकि पर्सनली भी लाइबल कर सकते हो। अब बाद में 2 पार्टनर बोल रहे हैं हम तो जा रहे हैं, या एक पार्टनर बोल रहा है मैं तो जा रहा हूं, और लेकिन उसने बैंक को इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है, तो बैंक उसको भी लाइबल पर ठहरा सकता है। तो आप, इसलिए उन्होंने बोला आप किस किस को जाके इंफॉर्मेशन दोगे, तो आप क्या करो, पब्लिक नोटिस दे दो एक, ठीक है। तो उसको ये माना जाएगा कि आपने सारी पार्टीज को इन्फॉर्म कर दिया है। तो लिखो एन एक्टिव पार्टनर, लिखो एन एक्टिव पार्टनर, क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है मतलब उसके कारण उसका बिजनेस चलाने में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। एन एक्टिव पार्टनर जो रूटीन एक्टिविटीज को ध्यान रखता है, इज required to give public notice regarding his retirement, खुद के रिटायरमेंट का, regarding his retirement because लिखो, because he is responsible for the liabilities towards third party। एक्सटर्नल पार्टी को क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी, towards थर्ड पार्टी, या एक्सटर्नल पार्टी भी लिख सकते हो, towards थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब एक्सटर्नल पार्टीज, थर्ड पार्टीज अराइजिंग फ्रॉम द एक्टिविटी अदर देन रिटायरमेंट,
ठीक है, बस इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। एन एक्टिव पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू गिव अ पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग हिज रिटायरमेंट बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज। ओके, तो इसलिए उसको पब्लिक नोटिस देना कंपल्सरी, अदरवाइज वो जाने के बाद भी रिस्पॉन्सिबल बना रहेगा। इफ यू वांट टू राइट तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज if without notice he leaves, then the external party can held him liable even after his retirement. If you want to write, then write it now. पूरा आंसर लिखना है तो if he do not give, लिखो, if he, मैंने लिख रही, आप लिखो अपना, if he do not give public notice, then he can be held, liable towards the responsibility of third party, even after his retirement. ओके, तो रिटायरमेंट के बाद भी उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो उस फर्म से रिटायर हो चुका हूं, आपको वो लाइबल ठहरा सकते हैं। ओके, चलो, इफ यू वांट टू राइट होल आंसर 1 मार्क्स का है तो पूरा लिखो। जिनको 9 अभी बोला, जिस 90 अब की बार 90 पार, तो फिर पूरा आंसर लिखना, ठीक है। जितना मैंने लिखवाया वो भी लिखवा इसलिए रही हूं ताकि मुझे भी पता चले कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा लिख लिया? 23 लिख लिया। 24, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये तो बताओ। अब ऐसा नहीं है पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई, बंद हो गई, इज अ डिसोल्यूशन फर्म। All the activities are dissolved. चलो लिखो 24, what is dissolution? When partnership firm lose, यानी खो देती है, loses its existence, अपना existence lose कर देती है, then it is known as forever, हमेशा के लिए, then it is known as dissolution of a partnership firm. Now there is, लिखो, सच्ची बताओ, ठीक है लिखवाती, चलो लिखो, व्हेन पार्टनरशिप फर्म, बहुत परेशान करते हो तुम लोग, पार्टनरशिप फर्म, फिर लिखवा रही हूं, फिर प्रॉमिस करो कि सब्सक्राइब करोगे चैनल, ठीक है, लिखवा देती हूँ, फिर तुम भी क्या याद रखोगे। व्हेन पार्टनरशिप फर्म लॉसेस हिज, इट्स लीगल, हिज नहीं लिख सकते, वो लड़का लड़की थोड़ी है, इट्स लीगल एग्जिस्टेंस forever, ठीक है, this is known as, it is known as dissolution of किसका? पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, हाँ, मतलब पार्टनर्स के बीच में अब फ्यूचर में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी कहां से आ गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया? 24 हो गया। 25, हाउ वुड यू डील विद द बैड डेट रिटर्न विच इज अर्लियर रिटर्न ऑफ, ये पार्टनरशिप के लिए पूछ रहा होगा क्योंकि 11th का तो पूछेगा नहीं, 11th में होता तो आप लिखते हो कैश अकाउंट डेबिट टू बीडीआर, पर सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ी, हमारे तो है ही 2 बुक पार्टनर्स की, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, तो पार्टनर्स के हिसाब से सोच के इसका आंसर देना, ठीक है। तो कैसे बैड डेट रिटर्न को कहां लिखते हो आप? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, रिवैल्यूएशन के इनकम मान लेते हो ना, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, तो लिख लो bad debt return which is earlier write off will be considered as, अब मैं it is लिख देती हूं, आप पूरा लिखोगे, ठीक है। it is considered as profit, consider as profit for the company, for the partnership firm, the partnership firm
एंड विच, अब कहाँ लिखा जाता है वो भी बता दो। एंड विच एंड इट इज रिटर्न, विच मत लिखो, एंड इट इज रिटर्न, मिलता क्यों नहीं है, पता नहीं, चलो अपन तो लिख लेते हैं। एंड इट इज रिटर्न, पेन भी बदल, 1 मिनट हट जाएगा ना। It is written on the credit side, credit side of, ये कुछ नहीं है ना, ये मत लिखना, क्रेडिट साइड ऑफ, 1 मिनट रुको बच्चों, ये पेन लेनी पड़ेगी, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रुको कुछ हुआ है, कुछ नहीं है, डू नॉट कंसिडर दिस, ठीक है, मैं पेन ही ले लेती हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, लिख लो। 25 हो गया, 26, हाँ वही प्रॉब्लम, एप्पल वाला टैबलेट, उसमें लिखने में मुझे बहुत जोर आता है, मेरी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। अब तो आप भी जान गए हो मेरे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। चलो कौन सा क्वेश्चन, 25 डन, 26, हु इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर, बताओ कंपनी के लिए डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, जो क्या देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं, लेकिन बाय वे ऑफ बाइंग डिबेंचर्स, डिबेंचर खरीदते हैं और हमें पैसा देते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो लिख दो डिबेंचर होल्डर्स, और डिबेंचर होल्डर्स आर द पर्सन, कंपनी भी हो सकती है दूसरी कोई, और इंस्टीट्यूशन, लिख के बताओ मैडम, वेरी गुड, लिखो डिबेंचर होल्डर्स आर द, फिर बोलना मत मेरे को वीडियो लंबा हो जाए तो, ठीक है, क्योंकि मैं लिख रही हूं। डिबेंचर होल्डर आर द पर्सन, अरे 1 मिनट रुको, are the person और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, आर द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन हु गिव्स लॉन्ग टर्म देते हैं वो, लॉन्ग टर्म, ये फिर मिट जाएगा क्या, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, रुको बच्चों 1 मिनट, मुझे इसका सॉल्यूशन निकालने दो। भाई तू रुक जा, मेरे को नहीं लिखना तुझ पे। हु गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स, who gives long term loans, ठीक है, किसको, टू अ कंपनी बाय वे ऑफ बाइंग, चलो आ गई मेरी स्पीड, लिखो बाइंग इट्स डिबेंचर, अल्लाह बोलते ही नजर लग गई तुम लोगों की, बाइंग इट्स डिबेंचर्स, वो पेन लेंगे ही नहीं, अब हम यही वाला रेड पेन से ही लिखते हैं,
रेड पेन से उस पर स्टॉप लगाते, रेड कलर मतलब स्टॉपेज। चलो 27 आ जाओ मेरे साथ फटाफट। 27 पे कहा क्यों ऊपर चला गया? हु इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर हो गया। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से क्या इंडिकेट किया जाता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट्स इंटरेस्ट पेमेंट कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी। लिखो ऑफ अ बिजनेस, तो लिखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट्स इंटरेस्ट, आप पूरा लिखना, मेरे जैसे मत लिखना। कवरेज रेशियो इंडिकेट्स क्या? इंटरेस्ट कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी। इंडिकेट्स इंटरेस्ट कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ बिजनेस और ऑफ अ कंपनी। ठीक है, जिस भी बिजनेस का निकल रहा हो। 28 ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, फटाफट आ जाओ 28 पे। What is cash flow statement? The statement which shows all the cash activities in the business, inflows as well as outflows, is known as cash flow statement. And हम क्यों बनाते हैं? So as to check where the cash in मतलब आया business में, so as to check whether where the cash comes in the business and where the cash is going out from the business. So लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखना कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shows all cash inflows or outflows, और मत लिखो एंड लिखना, एंड outflows, cash inflows and outflows from the business for a particular period, जिस पीरियड का बना रहे हो है ना, for a particular period। आप साथ में ये भी लिख सकते हो, इट ऑल्सो वाइफकेट, क्योंकि हम 3 एक्टिव में बांट देते हैं, इट ऑल्सो वाइफकेट, it also divide all the, bifurcate लिख लो, divide लिख दो, it also divide all the cash inflow and outflow। कैश इनफ्लो आउटफ्लो तो हमें कैश बुक से भी मिल जाता है, इसलिए मैं ये लिखवा रही हूँ। तो कैश अकाउंट भी तो यही काम करता है, इसलिए मैं इट ऑल्सो बाइफर्केट, आइदर इट ऑल्सो डिवाइड all the cash inflows and outflows in 3 activities that is operating activity, financing activity, financial activity या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और लास्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एज पर देयर नेचर। अब ट्रांजैक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग आप उसको ऑपरेटिंग, फाइनेंस या इन्वेस्टिंग में रखते हो, एज पर इट्स नेचर। जैसे एसेट परचेज करी तो किस में आती है? जैसे मैंने मशीनरी परचेज करी तो फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में, और शेयर इशू किए तो फाइनेंसिंग में। ठीक है, चलो
ये हो गया लास्ट। व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लो यही पूछ लिया, व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा ये 20, रुको रुको कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये तो 29 था, 28 छोड़ दिया क्या हमने, हाँ 28 छोड़ दिया, 29 था, तो पहले 30 लिखवाती हूँ, 29 के बाद 30, फिर 28 रह गया, वो लिखवाती हूँ बाद में, इसको 29 कर लो, 29 है ये, ठीक है। चलो 30। व्हाट इज, बताओ व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मींस अभी तो बताया परचेज एंड सेल्स ऑफ असेट्स, लिख लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज means purchase and sales of long term investments. This activity means purchase and sales of long term investments. अब एग्जाम्पल करके लिख देना, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट लिखवा दिया, और या फिर ऐसे करके लिख दो, और एसेट्स। इन्वेस्टमेंट भी तो खरीद सकते हो आप कहीं के, वो भी तो आपके इन्वेस्ट, किसी और कंपनी के मैंने शेयर खरीदे, ठीक है, तो उसके लिए तो फाइनेंसिंग है, मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। किसी और कंपनी के डिबेंचर खरीदे मैंने खरीदे किसी और कंपनी के डिबेंचर, तो मेरे लिए क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सामने वाली कंपनी के लिए क्या हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। एसेट्स, एग्जाम्पल लिख दो। परचेज ऑफ मशीनरी, पैसा आए, इनफ्लो हुआ, बताओ आउटफ्लो हुआ, परचेज ऑफ मशीन, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, काका लग रहा है आपका, जो है ना आपको मशीन भी देगा, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो तो आपको मशीन भी देगा और आपको पैसे भी देगा, आउटफ्लो हुआ, ठीक है। दूसरा लिख दो, डिबेंचर परचेज, एक कंपनी दूसरे कंपनी के डिबेंचर्स भी तो परचेज कर सकती है, ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, ठीक है। मैंने दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, तो वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब हमारा बच गया क्वेश्चन नंबर 28, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। चलो ये रहा, कितने ऊपर चला गया। What when the change in stock is negative, whether it is added to the COGS or deducted, बताओ अगर हो रहा है क्या, मतलब आपका क्या नेगेटिव आ रहा है, चेंज इन स्टॉक नेगेटिव में है, तो आप क्या करते हो, डिडक्ट करते हो या ऐड करते हो COGS में, डिडक्ट करते हो, तो डिडक्टेड। तो द चेंज इन स्टॉक, इफ द चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव then it is deducted from the cost of goods sold, लिख लो फटाफट। अच्छा ये भी लिख के बताऊं, वेरी गुड, लिखो when change in stock, चलो वन शॉट भी तो बनाना है मुझे, लिखना तो पड़ेगा, लिखो when change in stock is negative it is deducted from COGS, cost of goods sold, ठीक है। होप यू हैव रिटन ऑल द आंसर्स विथ मी, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये मत बोला मैम इतना लंबा वीडियो कर दिया, तो तुम मेरे से लिखवाओगे तो यही होगा, और जो भी आपको भी पता है कि एप्पल का टैबलेट हो तो मेरे को तकलीफ होती है, ठीक है। अगली बार प्रॉमिस करती हूँ दूसरे टैबलेट के साथ मिलूंगी जहां पे मेरी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी है, ओके। तो देखो आप एक और चीज इस चीज से सीख सकते हो, आप देख रहे हो व्हेन आई एम यूजिंग सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स, तो मेरी राइटिंग स्पीड स्लो हो जाती है, राइटिंग बिगड़ जाती है ना। तो आप भी अगर पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, गाला सिर्फ सुन लोगे, लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन देख देख के उतारोगे नहीं, तो हमें ऐसे देखते हैं ना जब, तो हमें लगता है हाँ ये हमें आता है, ये हमें आता है, ये हमें आता है, ठीक है। एग्जाम में जब बैठते हैं ना 3 घंटे में, तो वहां पे तो तोते उड़ जाते हैं, तोते। वहां पे यही याद नहीं आता है कि कॉलम कौन से बने थे, और लगता है अरे यार लास्ट इंडेक्स नंबर में तो क्या है, लास्ट ईयर में क्या करना है, फाइनल अकाउंट में तो क्या है कंपनी के, बस आपको फॉर्मेट याद कर लो, प्रैक्टिस क्यों करनी है। वहां पे आपकी हवाइयां निकल जाती है, समझ रहे हो। तो लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, तो ये क्योंकि पेपर तो 3 घंटे का ही है ना बच्चों, समझो। आपको ऐसे थोड़ी बोला कि आपको आता है तो ठीक है, आप जितनी देर बैठकर लिखना चाहो लिखो, है ना। टाइम कम होता है, लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में आपको सारे आंसर प्रेजेंट करने हैं। तो देखो
यही वीडियो आप खुद देख लेना, पेपर 1 का देखोगे ना सेक्शन बी, तो मुश्किल से 14 से 15 मिनट में बन गया था। रीजन, मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही थी, वहां पे मेरी प्रैक्टिस अच्छी है लिखने की। और आपका यही वीडियो, मैं देखो इस पे हैंड राइटिंग भी गंदी आई है और मिनट भी आपको 25 मिनट लग गए, 10 मिनट ज्यादा। तो 10 से 15 मिनट ज्यादा आपको एग्जाम में भी लगेंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, और इसके साथ ही प्रैक्टिस के साथ सही प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर सही है या नहीं है। उसके लिए कौन है? रितु मैम का यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो यूट्यूब पे चेक कर लो सारे आंसर कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहां तक ले लिया आपने आंसर 24 तक, 25 से ले लो, एक काम करो यहां तक ले लो, 2 लास्ट में देती हूँ, 25 से इतना ले लो 29 तक, डन। ओके, 30 एंड 28 ले लो, डन। ओके, तो लिख लिख कर करो बच्चों, आप भले देख के लिखो पर लिखो, लिखने से आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस करा हुआ होगा तो डेफिनेटली इट टेक्स लेस टाइम इन योर एग्जाम, और दूसरे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास टाइम बचेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। ओके, टाइम ही तो है जो आप रोक नहीं सकते हो। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे। और प्लीज, मैंने आपको आंसर दिए हैं आपके कहने के अकॉर्डिंग, तो आप पूरा वीडियो देखोगे, और डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, ऑल्सो प्लीज शेयर विद others. Thank you. Have a nice day.